मुख्यमंत्री धामी का गांधी पार्क में सेना के सम्मान में कार्यक्रम, भारी संख्या में लोग तिरंगा हाथों में लेकर हुए शामिल। बागेश्वर में डीएम आशीष भट्टगाई का जरूरी आदेश, पर्यटन विभाग को 3 दिन में एसओपी तैयार करने का आदेश। अब हिमालय चढ़ने वाले सभी ट्रैकर्स का पंजीकरण जरूरी। हरिद्वार में सड़क बेखौफ स्टंटबाजी, ट्रैफिक नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, चलती कार से झूमते, खिड़की से झांकते दिखे युवक। हरिद्वार में निम्न आय वर्ग के खिलाड़ियों को दी जा रही फ्री ट्रेनिंग, ट्रायल के बाद चयन किए गए खिलाड़ियों को फ्री क्रिकेट किट मिली। हरिद्वार में ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जे को लेकर निर्देश, कब्जों को चिन्हित करने और तत्काल के निर्देश, डीएम ने सभी एसडीएम को दिए निर्देश। हरिद्वार में गुलदार ने सड़क पर सो रहे कुत्ते पर किया हमला, साथी को बचाने के लिए स्ट्रीट डॉग्स ने किया गुलदार पर हमला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, गांधी पार्क में सेना के सम्मान में कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सेना के सम्मान में गांधी पार्क तक पथ यात्रा की गई। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग तिरंगा हाथों में लेकर शामिल हुए। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गांधी पार्क में सेना के सम्मान में कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सेना के सम्मान में गांधी पार्क तक पैदल पथ यात्रा की गई, और इस यात्रा में भी शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार की सड़कों पर बेखौफ स्टंटबाजी, कार से झांकते झूमते दिखे युवक। रेल क्षेत्र में कार सवार युवकों की खुलेआम गुंडागर्दी सामने आई है। चलती कार की खिड़की से बाहर झूलते दिखे युवक, साथ ही ट्रैफिक नियमों का किया गया उल्लंघन। वीडियो बना रहे युवक से मारपीट भी की गई। बदसलूकी का भी युवक ने आरोप लगाया है हरिद्वार पुलिस पर। वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आए दिन ऐसे ही स्टंट बाजी करते हैं सड़कों पर। तो वायरल वीडियो के बाद मामले में पुलिस जांच की मांग तेज है। ऐसे मंचलों पर कब होगी सख्त कार्रवाई? हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां हरिद्वार पुलिस पर सवाल। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर से हरिद्वार पुलिस पर सवाल उठे हैं। आए दिन ऐसे ही स्टंट बनते हैं हादसों की वजह। तो वायरल वीडियो के बाद मामले में पुलिस जांच की मांग तेज हो गई है। और सवाल यह है कि ऐसे मंचलों पर कब कार्रवाई होगी? हरिद्वार की सड़कों पर बेखौफ स्टंटबाजी का ये वीडियो सामने आया है।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन होता दिख रहा है, स्टंटबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ है, अभी तक इस वीडियो पर क्या कार्रवाई हुई है और क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है, दर्शकों को बताएं। मनोज। हालांकि गाड़ी के आसपास जो अन्य ट्रैफिक है वो भी चलता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके का ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, ऐसी वीडियो ऐसे वजह के कारण कई बार हादसे हो जाते हैं। इससे पहले भी कई हादसे ऐसे हो चुके हैं जिसमें लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसको लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस से जो जानकारी मिली है, पुलिस ने देर रात ही वाहन को अपने कब्जे में ले लिया, तो साथ साथ जो वाहन चालक था उनको भी हिरासत में लिया, तो पूछताछ उनसे की जा रही है। हालांकि उनका मेडिकल चेकअप भी कराया जा रहा है कि कहीं ये तो नहीं था कि जो युवक थे, जो वाहन चालक था वो नशे में था। तो लगातार भी ऐसे लोगों के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं तो ये हादसों का कारण बन जाते हैं, जिसको लेकर जो हरिद्वार की जनता है वो काफी चिंतित दिखाई देती है। लगातार भी पुलिस प्रशासन से ये अपील करती हुई दिखाई देती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने अब वाहन को अपने कब्जे में लेकर तमाम जो डॉक्यूमेंट है वाहन के, उनकी जांच की जा रही है। किसके नाम से वाहन तक, कौन वाहन चालक, तमाम चीजों की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने वाहन को सीज कर दिया गया है और जो युवक है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जी तन्वी। मनोज, और जिस तरीके से जानकारी ये भी है कि इससे पहले भी इस तरह के कई वीडियो वायरल हुए हैं, तो क्या उन वीडियो पर कार्रवाई नहीं की गई? यही कारण है कि लोगों में डर नहीं है, इसी वजह से आए दिन इस तरीके के स्टंटबाजी के वीडियो वायरल होते हैं। मनोज। देखिए, ये हरिद्वार की बेचल क्षेत्र का वीडियो, जहाँ पे बेचल की सड़कों पे जो एक युवक था वो गाड़ी को लगाते हुए दिखाई दे रहा था। हालांकि सेक्टर बनकर जो स्टेडियम है वहां पे भी कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, पुलिस समय समय पे कार्रवाई करती है। लेकिन जब इसके पीछे का कारण जाना जाता है तो कारण ये निकल के सामने आता है कि युवक अपने आप को यूट्यूब पे फेमस करने के लिए इस तरीके की रील ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं जिससे कि वो जल्दी फेमस हो जाए। हालांकि हरिद्वार पुलिस के द्वारा लगातार ऐसे जो वाहन चालक होते हैं उनके अकाउंट भी डिलीट कराए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। लगातार भी सोशल मीडिया पे जो वायरल होने के लिए ऐसी वीडियो डालते हैं उनको डिलीट कराकर उनके खिलाफ सोशल मीडिया की जो उनके अकाउंट होते हैं उनको डिलीट कराते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन कुछ युवक है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, लगातार ऐसी वीडियो सामने आती है। हालांकि ये जो ऐसी हरकत होती है अन्य लोगों के भी चाप पे कई बार बढ़ाते हैं, क्योंकि युवक तक तो गाड़ी को लगाते हैं, साफ तौर से उनको देखा जा सकता है जो आसपास के जो वाहन है वो उसकी चपेट में आकर कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं, जिस वजह से लोगों की मौत हो जाती है। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलती कार की खिड़की से इस तरीके का स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ है, ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सीटू से संबद्ध आंगनवाड़ी कार्यकारी सेविका कर्मचारी यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं सीटू के जिला महामंत्री लेखराज ने बताया कि आंगनवाड़ी की समस्याओं को लेकर पिछले 1 साल प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला था, जिसको आश्वस्त किया गया था कि वे उनकी मांगों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे, किंतु 1 साल बाद से ज्यादा का समय हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पता चलता है कि सरकार इनकी मांगों को लेकर कितनी असंवेदनशील है। बंद कर दो। पंत प्रांतीय कुत्ताध्यक्ष और हमारा जो आज का यहाँ पे धरना प्रदर्शन है, 20 तारीख को हमारा पूरा ऑल इंडिया बेस पे हड़ताल है, तो हम उसके उपलक्ष्य में आज हमने पहले एक दिन रखा हुआ है। धरने का कारण ये है कि हमें 3 महीने से मानदेय नहीं मिला हुआ है। सब लोग बहुत परेशान हैं, इसमें अक्सर महिलाएं विधवाएं हैं, तलाकशुदा हैं, जो इसी मानदेय पे डिपेंड, उन्हें खाने में बहुत दिक्कत हो रही है। दुकानदार कब तक उन्हें उधार राशन देगा? और एक बात ये भी है कि जो हम लोगों को THR दे रहे हैं, पहले हम विभाग के द्वारा मतलब समूह के द्वारा पैकेट में लोगों को राशन दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने ऐसा कर दिया कि गेहूं और चावल उन्हें वितरण किया जा रहा है। और हर महीने उनका क्या है, हमने फ़ोन में फ़ोटो खींचना है, फेस कैप्चर करना है, और जिसका फ़ोटो एक बार कैप्चर हो गया, हर महीने उसी को फ़ोटो के लिए वहाँ पर आना पड़ेगा। लोग आनाकानी कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। विभाग हमें इसके लिए डराता है, धमकाता है कि तुम्हें फेस कैप्चर पूरा करना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत समस्या का विषय है। और एक बात ये भी है कि मतलब विभाग में बहुत टाइम से मुख्य सेविका के पद पड़े हुए हैं, सरकार उसमें पदोन्नति नहीं कर रही है। हम इससे भी सरकार से नाराज़ हैं। और मानदेय हम जब पूरा सारा काम हम करते हैं, हम सुबह 5 बजे उठ के फ़ोन को देखते हैं कि कुछ आदेश तो नहीं है हमारे लिए, और रात 10 बजे तक हम फ़ोन को देखते ही रहते हैं कि इतना सारा काम हमारे पास देने के लिए है। जब हम काम इतना सारा इतने लोगों का काम करते हैं तो हमें मानदेय के बदले वेतनमान क्यों दिया जाता? हमारे सरकार से कि हमें न्यूनतम मजदूरी कम 26,000 रुपये हमें देना चाहिए, ये सरकार से हमारी मांग है।
आज हम अपनी मांगों को लेके जो है हमारी जिला स्तरीय और हमारी वैसी जेन्युइन जो मांगे हैं हम उसके लिए आए हैं। सबसे पहली समस्या तो हमारी ये कि हमारा विगत 3 महीने से मानदेय नहीं आया है, जिससे लड़कियों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फेस कैप्चरिंग को लेके है कि THR मिलता है 3 किलो 700 ग्राम, जो कि लाभार्थियों उन्हें लाने में और लेने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोज़ उन्हें हर महीने जो है फेस कैप्चरिंग के लिए आना पड़ रहा है। एक बार अगर माँ का फेस कैप्चर हो गया है तो उसकी दादी या उसके पापा उस सामान को नहीं ले जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या आंगनवाड़ी वर्कर के लिए। एक आंगनवाड़ी वर्कर के पास 250 से 300 लाभार्थियाँ हैं और उनके पास एक हेल्पर है जो कि बच्चे तो संभाले और क्या तो वो घर घर जाके फेस कैप्चरिंग करे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बजट नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमारा बजट दे रही है तो बजट कहाँ है? ये हम यूनियन आपसे मांग करती है कि आप इसका हमें हवाला देंगे कि क्या है। दूसरा है कि आप हमें THR दे रहे हैं, गेहूं चावल दे रहे हैं, हमारे लाभार्थी हमसे ये मांग करते हैं कि हमें पहले जैसा THR दिया जाए, जिससे कि हमें बच्चों को भरण पोषण करने में आसानी रहे। और मैं अपने प्रांत की कोषाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी जी से कहूँगी कि वो अपनी बात को पूर्ण रखें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने सलेमपुर में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई के बाद अब पूरे जिले में ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जों को चिन्हित करने और उन्हें तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। सभी SDM को दिए गए निर्देशों में जिलाधिकारी ने साफ कहा कि इस काम में लापरवाही ना हो और युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू की जाए। DM ने लेखपालों और पटवारियों को भी आदेश दिए हैं कि कब्जे हटाने के बाद दोबारा ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जा ना हो, इसके लिए कड़ी निगरानी की जाए। बीते दिनों सलेमपुर में ग्राम पंचायत की कई जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। ऐसे में यह अभियान अब पूरे जिले में चलने जा रहा है। SDMs को, तहसीलदार को ये आदेश निर्गत किए गए हैं कि जो भी ग्राम समाज की जमीनों पर अतिक्रमण हो तो उनको तत्काल चिन्हित करें और चिन्हित करके उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। और इसी क्रम में सभी तहसीलों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो अभी हाल ही में काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। बहुत सारी ज़मीनें जो ग्राम समाज की थी, जहाँ पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से प्लाटिंग की थी या निर्माण किए थे, उनको भी ध्वस्त किया गया है और आगे भी सारी कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहेंगी। आगे अतिक्रमण ना हो इनका, इसके लिए क्या कुछ कड़ी कानूनी कार्रवाई? आगे अतिक्रमण ना हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा और सभी लेखपाल, पटवारी, जितने भी रेवेन्यू स्टाफ है, सभी को ये सुनिश्चित करने के लिए निश्चित किया गया है कि इस प्रकार का किसी प्रकार का भी अतिक्रमण न होने पाए, इस चीज़ को सुनिश्चित करें। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां रुड़की विकास प्राधिकरण के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निम्न आय वर्ग के खिलाड़ियों को फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रायल के बाद चयन किए गए खिलाड़ियों को फ्री ट्रेनिंग किट भी दी गई, जिसके बाद खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। फ्री ट्रेनिंग और किट पाकर खिलाड़ी खास उत्साहित नजर आए। खिलाड़ियों का कहना है कि वे पूरी मेहनत से ट्रेनिंग में लगे हैं और आगे खेलकर अपने स्कूल और शहर का नाम रोशन करेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के क्रिकेट कोच के मुताबिक खिलाड़ियों को NCA गाइडलाइन के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिलेक्शन हो चुका है, आज हम ट्रेनिंग पे आ रखे हैं और यहाँ में ट्रेनिंग पे बहुत सारी स्कॉलरशिप के द्वारा चीज़ें दी जा रही है। किट वगैरह उसमें बहुत सारी हैं, किट पैड वगैरह सारी चीज़ निःशुल्क दी जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। और मेहनत करेंगे कि आगे बढ़िया खेलें और बढ़िया और स्टेट तक जा सकें खेलने के लिए। अब यहाँ निःशुल्क दी जा रही है, बाकी तो बहुत मुश्किल रहता है आम घर के लिए, महंगी मिलती है बहुत। तो अगर ये पाएंगे आप? यस सर, बढ़िया खेल पाएंगे और कोशिश भी बढ़िया से बढ़िया खेलने की करेंगे सर, जिससे बेसिकली कुछ दिन पहले आज से क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन के 2 सरकारी स्कूलों से बच्चों का ट्रायल लिया गया था। तो आज बैडमिंटन का हम 1 हफ्ते पहले उनको किट प्रोवाइड किया था और उनका ट्रेनिंग भी शुरू हो गया है। तो आज जो फुटबॉल और जो क्रिकेट के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनको आज किट प्रोवाइड कराया गया है और आज से ही उनका ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। ये बहुत उत्साहित है और इनका जो ट्रेनिंग है ये NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी द्वारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ही हम फॉलो करेंगे। और बेसिकली जो स्टेज है, बिगिनर स्टेज है, प्रैक्टिस स्टेज है, ट्रांजिशन स्टेज है, उसके हिसाब से जो बच्चे जो स्टेज में है उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हम फॉलो करेंगे।
उत्तराखंड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मजबूत नीतियां, पारदर्शी प्रशासन और जन कल्याण की सोच से कोई भी राज्य ऊंचाइयों को छू सकता है। देश की प्रतिष्ठित बिजनेस वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में उत्तराखंड को छोटे राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन के लिहाज से दूसरा स्थान मिला है। ये उपलब्धि न केवल वित्तीय अनुशासन का प्रमाण है, बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य की सुशासन क्षमता का भी परिचायक है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड को देश के छोटे राज्यों में वित्तीय प्रबंधन के लिहाज से दूसरा स्थान मिला है। यह रैंकिंग फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा हाल ही में जारी की गई, जिसमें गोवा पहले स्थान पर रहा, जबकि उत्तराखंड ने कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि उत्तराखंड ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने, कर संग्रह बढ़ाने, बकाया ऋण का बेहतर प्रबंधन और सरकारी गारंटियों पर लगाम लगाने में बेहतरीन काम किया है। उत्तराखंड ने वित्तीय प्रदर्शन में हासिल किया दूसरा स्थान। राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने में राज्य का बेहतरीन प्रदर्शन। सीएम धामी के नेतृत्व में सुशासन में भी उत्तराखंड अव्वल। उत्तराखंड की सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर निवेश की सफलता। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन में उत्तराखंड का ध्यान। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में सरकार की निवेश ने इस रैंकिंग को और भी मजबूत किया है। वहीं सुशासन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने व्यावसायिक माहौल सुधारने, न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी और डिजिटल ई सेवाओं को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पल को उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार की प्राथमिकता वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जनहित है। ये उपलब्धि जनता के विश्वास और हमारी कड़ी मेहनत का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन क्षेत्र के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने पर विशेष ध्यान दे रही है। लक्ष्य है एक ऐसा उत्तराखंड जहां हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं, सुनिश्चित अवसर और सशक्त भविष्य मिले। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और ज्यादा सरल बना दिया है। अब यदि किसी समूह में 25 या 25 से ज्यादा श्रद्धालु हैं तो उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सरकार ने व्यवस्था दी है कि वे एक फोन कॉल के माध्यम से जहां ठहरे हैं वहीं से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन टीम स्वयं उनके ठहराव वाले स्थान पर पहुंचकर संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कराएगी। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि ये सुविधा श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन पूजन कर चुके हैं। देखिए, इस बार हमने चारधाम यात्रा के दृष्टिकोण से काफी अहम कदम उठाए हैं और विशेषकर जो हमारा जो श्रद्धालु है उसको किसी तरह की दिक्कत न, उसको किसी तरह का हरासमेंट न हो, उस कारण ही हमने इस साल आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है ताकि उसको आसानी से मिले। और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दूध वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों द्वारा डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से रेंजर ग्राउंड में रविवार को लगने वाले बाजार को बंद करने की मांग की गई, जिसमें कहा गया कि रविवार के बाजार से दून सिटी में कई तरह की समस्या आती हैं, जिसकी वजह से शहर में जाम की स्थिति रहती है और जिन व्यापारियों के बाजार में अपनी दुकानें हैं उनका व्यापार पर भी फर्क पड़ रहा है। वहीं दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मैसौन ने कहा कि समस्त व्यापारी वर्ग की ओर से काफी समय से एक मांग आ रही थी कि रविवार को रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाले फड़ बाजार से देहरादून का व्यापारी काफी परेशान चल रहा है और आम जनता को भी जाम की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। बाहरी लोगों का आगमन हमारे देहरादून में हो रहा है और वहां बिना जीएसटी के कपड़ा और अन्य सामान बिक रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का घाटा तो हो ही रहा है, साथ ही वहां पर ना तो पार्किंग की सुविधा है और सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है और साथ ही किसी भी दिन अप्रिय घटना हो सकती है।
हमारी सबसे प्रमुख मांग है, आज डीएम ऑफिस में सारे व्यापारी एकत्र होकर के आए हैं यहाँ पर, और उनकी सबसे प्रमुख मांग यही है कि संडे मार्केट जो लग रहा है वो यहाँ ना लग करके शहर से कहीं बाहर 10-20-30 किलोमीटर दूर जा करके लगे, जिससे कि आने वाले जो ग्राहक है वो बाज़ार में आकर के अपनी शॉपिंग करें, उन्हें अच्छा सामान मिल सके। अगर बाज़ार में आकर के ग्राहक शॉपिंग करेगा तो सरकार को भी उसका राजस्व मिलेगा। वहाँ जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए की सेल वो संडे को करके यहाँ से बाहर ले जाते हैं, उसका ना तो सरकार को कोई राजस्व मिलता है, ना सरकार के पास कोई रेवेन्यू आता है, तो उससे व्यापारी तो बहुत ज़्यादा हाथ है। व्यापारी को इसलिए भी है कि व्यापारी रोजगार भी प्रोवाइड कर रहा है। व्यापारी इतनी महंगी दुकानें लेकर के बैठा है, जीएसटी दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, उसके बावजूद उसका कारोबार ठप रहता है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि संडे मार्केट लगेगा तो हम वहाँ जाएंगे। उसके बाद वहाँ आप देखो पार्किंग की समस्या कितनी ज़्यादा है, मेन घंटा का दिल है देहरादून का, वहाँ पर आप जाकर के देखिए कि कितनी मुश्किल हो जाती है संडे को वहाँ से गाड़ी निकालना। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।